विशेष अभिनंदन। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना अगस्त 2016 में इस संकल्प के साथ राष्ट्र को प्रेषित हुई, समर्पित हुई कि फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिलवाकर सोशल सिक्योरिटी के एम्बिट में लाया जा सके। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन, क्योंकि अब प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि इस योजना के माध्यम से भारत सरकार ने संकल्प लिया कि 3 साल तक जो न्यू एम्प्लॉयज होंगे, नए कर्मचारी होंगे, जो ईपीएफओ से अपने आप को रजिस्टर करेंगे, 1 अप्रैल 2016 से उनके लिए 12% का जो प्रोविडेंट फंड है, पेंशन स्कीम का जो भुगतान है, एम्प्लॉयर्स को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार अपनी ओर से उस 12% में सहयोग देगी। 1 करोड़ लोगों का इस योजना के माध्यम से फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉय होना, इसके लिए विशेष अभिनंदन के हकदार माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार हैं। एक सशक्त भारत की कल्पना लेकर आयुष्मान भारत जैसी एक ऐतिहासिक योजना को भी भारत सरकार ने राष्ट्र को समर्पित किया। 23 सितंबर 2018 इस योजना की शुरुआत हुई और महज 100 दिनों में लगभग 7 लाख लोग, और हाल ही के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े हैं कि 8 लाख लोगों को त्वरित रूप से आयुष्मान भारत का लाभ मिला। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर बनाई गई इस योजना का न सिर्फ स्वागत हिंदुस्तान में हुआ, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज जैसे कि WHO और कुछ ग्लोबल सिटीजन्स जैसे कि बिल गेट्स, इन्होंने आयुष्मान भारत का स्वागत किया, देश हित में इस कार्य की सराहना की, और न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से इस इतिहास को रचने के लिए भारत का प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया। आज इस मंच से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभिनंदन की श्रृंखला में अभिनंदन करना चाहेंगे इसरो का। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इसरो ने आज जो एक नया प्रयास करना चाहते हैं, उसे जब राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया, उसमें ध्यान आता है कि 1 महीने का यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत हर प्रदेश से 3 छात्रों को ट्रेन करके रिसर्च लैब तक उनको एक्सपीरियंस दिया जाएगा, ताकि सैटेलाइट्स बिल्डिंग में भारत की युवा पीढ़ी को तैयार किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके। मित्रों, ये बातें मैं आपको आज इस मंच से इसलिए गिनवा रही हूं क्योंकि एक ओर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार सशक्त भारत के लिए युवा को सशक्त करने के प्रयास में समर्पित है, भारत को सामर्थ्यवान बनाने में समर्पित है, और दूसरी ओर कांग्रेस के नेता आज भी उन लोगों का समर्थन करती है जो भारत तेरे टुकड़े होने की कल्पना, देश की राजधानी में इस कल्पना को जागृत करने का दुस्साहस करते हैं। हाल ही में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा
कि उस कानून को हटा देना चाहिए जो देशद्रोह को कानून की किताबों में परिभाषित करता है। आज उस सज्जन से कहना चाहती हूं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह हिमाकत की थी कि वो जाकर उन लोगों के साथ उठ खड़े हुए थे जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होने का नारा दिया था। आज भी अगर उनकी यही मानसिकता है तो आज उनको चुनौती देती हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी चौराहे में जनता के मध्य में जाकर वो देखें कि क्या वो डंके की चोट पर भारत तेरे टुकड़े होने का नारा दे पाएंगे और क्या देश की जनता उनका समर्थन करेगी। Ladies and gentlemen, today, while we all members of the press, I'm sure, and BJP workers congratulate Team India for their victory, I am here today to celebrate the milestone achieved by the Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana, which began in 2016 and has ensured that over 1 crore Indian citizens come into the formal organized sector. The fact that the government of India had assured that for 3 years those employers who will get new employees into the fold and register them with EPFO, and the employer's contribution of 12% will be paid by the government of India, a system which is totally Aadhaar based, without human interface, digital in its capacities, today celebrates the 1 crore milestone. We in the BJP congratulate the Honorable Prime Minister for ensuring that employment opportunities in the formal sector thrive. As we all know, Ayushman Bharat has today provided medical support and strength to over 8 lakh patients. A vision of the Honorable Prime Minister. It has been lauded by international agencies, institutions like WHO, and also global citizens like Bill Gates. I, on behalf of the Bharatiya Janata Party, also take this opportunity to thank ISRO for dedicating a month to young scientists, wherein through a program ISRO will ensure that 3 students from each state in India are trained, given access to research facilities so that they gain practical experience in building satellites. On one hand, the BJP-led government at the center resolves to ensure a strong India, a resurgent India, by strengthening the possibilities of not only our young but also our families. On the other hand, the Congress party continues to delve in and support those forces who proclaim on the streets of the national capital, Bharat Tere Tukde Honge. Recently, a Congress leader hid behind the fig leaf of how sedition is looked upon, did not pay heed to the fact that a criminal conspiracy, an attempt to riot, ensued amongst those who spoke against India and the interest of India. But just because the Congress leader has a venomous approach towards the Honorable Prime Minister, they would rather side with, break the country forces than contribute towards making a new India. The Congress president has publicly stood with such forces, publicly supported the statement of Bharat Tere Tukde Honge. As citizens of this country,
let us ask the Congress President and the Congress Party, would they have the guts to stand out in public places and repeat that slogan against India and against the interests of India? I will now open the floor for questions, please. केरल के नन्स के बारे में जो प्रश्न आपने पूछा, आज वो प्रश्न पूछना चाहिए उन लोगों से जो महिला उत्थान की बात करते हैं, लेकिन चुप्पी साध के तब बैठते हैं जब उनके लिए पॉलिटिकली महिला का उत्थान कन्वीनियंट नहीं होता। केरल की सरकार से पूछना चाहिए कि उन नन्स की सुरक्षा, उन नन्स को प्रताड़ित ना किया जाए, ऐसी व्यवस्था केरल की सरकार ने क्या किया है। और जहां तक आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, अमित शाह पहले भी कांग्रेस और कांग्रेसियों के माध्यम से वार झेल चुके हैं। उपहास कांग्रेस कई बार उनका मना चुकी है, और जब जब अमित शाह पर इस प्रकार के पत्थर फेंके गए हैं, तब तब उन पत्थरों को इकट्ठा करके उन्होंने राजनीतिक सफलता की सीढ़ी बनाई है अपने लिए और अपने संगठन के लिए। नीरज, आप। मेरा सवाल ये था कि आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि राफेल डील में जेपीसी की मांग की है। पी चिदंबरम ने कहा कि जब 126 की डिमांड थी तो केवल 36 के लिए क्यों डील की? मैं इतना ही कहना चाहती हूं, जिस विषय पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल चुकी है विस्तार से, जिस विषय पर रक्षा मंत्री 1.5 घंटे से ज्यादा सदन में बोल चुकी है, जिस संदर्भ में कैग के पास सारी फाइलें उपस्थित हैं, उनके पास अभी हैं वर्तमान में, वो अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, उस संदर्भ में बार बार एक मिलिशियस अटेम्प्ट करना कि एक ही विषय पर अपनी राजनीति करना और राष्ट्रहित को और राष्ट्रनीति को त्यागना, कांग्रेस का ये खेल अब जनता के सामने उसका पर्दाफाश हो चुका है। आज वो लोग अपने मंच से इस प्रकार का झूठा प्रपंच कर रहे हैं जो खुद जमानत पर हैं। राहुल गांधी कल से अमेठी के दौरे पर जा रहे हैं। बधाई हो। हमने उन्हें वादा किया था कि हमारी वजह से उनके दर्शन होंगे, और मेरे वचन की पूर्ति हुई है। वरना जो 5 साल में एक बार दिखते थे, अब बार बार उन्हें अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके दर्शन देना पड़ रहा है। आदिति, I've seen the expose by Times Now. The fraud which Times Now claims has been perpetuated by the left government against the Supreme Court is a charge of serious nature. I, as a citizen, will appeal to the Supreme Court to look into the facts of the matter. But as a BJP worker, am I surprised that the left tried to hoodwink the Supreme Court? No, I am not. That it is the intention of the left to attack the Hindu faith is known not only to the citizens of Kerala, but the citizens across the country. देवेंद्र ब्राशर। आज विरोधी दल इस बात को राष्ट्र के सम्मुख बार बार दोहरा रहे हैं कि उनमें अकेले में इतनी ताकत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में चुनाव लड़ सके। अगर वो अपनी विफलता का इस प्रकार से किसी मंच से उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें मुझे अपने शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की नेशनल काउंसिल में बोल चुके हैं कि जनता मजबूत सरकार चाहती है, मजबूत सरकार नहीं चाहती।
तो जो मजबूरी में इकट्ठे हुए हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मुझसे बेहतर जनता कहेगी। पायल। Recently when the parliament passed a 10% reservation bill, you had all these opposition parties, support it. Now, 3 to 4 governments, including Rajasthan, Madhya Pradesh, and even DMK has now gone to court against the reservation bill. They don't want to implement the 10%. Is it your contention that the Congress government of Rajasthan and Madhya Pradesh is against this? They said that they are. Are they on record? Is the Congress party on record? DMK has gone to court today. Is the Congress party in the governments of Rajasthan and Madhya Pradesh, are they on record saying this, ma'am? So let Rahul Gandhi answer कि गरीब को जो आरक्षण दिया है हाल ही में संविधान संशोधन के बाद, कांग्रेस उस पर दोगला रवैया क्यों अपना रही है? अगर आपने कहा है कि डीएमके कोर्ट गई है, तो कांग्रेस अब यह स्पष्ट करे कि क्या कांग्रेस देश की गरीब जनता और उनके आरक्षण के खिलाफ खड़ी है? अगर आपका ये प्रश्न है और अगर आपके पास रिकॉर्ड पर है कि कांग्रेस ने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो स्पष्टीकरण राहुल गांधी दें कि क्या देश के गरीब, क्या देश के अनारक्षित वो लोग, परिवार जिनको आरक्षण की सुविधा संविधान संशोधन के बाद दी गई एक ऐतिहासिक डिसीजन में, क्या राहुल गांधी उनके खिलाफ हैं? क्योंकि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस के किसी नेता में स्टेटमेंट देने की हिमाकत नहीं जब तक राहुल गांधी से उनको परमिशन नहीं मिलती। अब Ma'am, Reading Daily today has done a report which said that as far as the Rafale deal was concerned, there was an enhancement which was proposed in terms of the 36 aircrafts, which escalated the cost by about 41%, and that happened because of the unilateral intervention by the Prime Like I said, in cohesion with Mr. Chidambaram, whatever statements have been made and have been supplanted by this supposedly leading daily, I have said, and I'll repeat my answer again, the Honorable Supreme Court, cognizant of all facts of the matter, has issued unequivocally its statement with regards to this particular issue. The Defence Minister has eloquently and strongly spoken on every detail with relation to this particular issue in Parliament. CAG has access to all files relating to this particular issue. And those for whom Supreme Court, Parliament and CAG is not sufficient enough and will use this issue for their own political ends, I will only say this, that ये public है, सब जानती है, कांग्रेस के झूठ और भारतीय जनता पार्टी के सच को पहचानती है। निर्मला सीतारमण ने इस संदर्भ में पार्लियामेंट में जवाब दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में अपना फैसला दे दिया है। वो लोग जो अपनी राजनीति के लिए इस विषय को बार बार उठा रहे हैं, उनकी राजनीति कामयाब नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। राजीव जी। I am of the opinion that how a police investigates a matter is something that nobody, especially in a constitutional position, should in fact interfere with or comment upon. Secondly, with regards to the release of a film, this is a film independently made, produced and released. It has nothing to do with the Bharatiya Janata Party or the government for that matter. When a filmmaker chooses to make a film and release it, is incumbent upon them. Last I checked, Ronnie Screwvala was not a BJP member. विकास भदौरिया। मेरे दो सवाल हैं। एक कल प्रयागराज में एक बैठक में भैया जी जोशी ने कहा कि साल 2025 में राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या अब संघ परिवार भी हिम्मत हार गया है कि ये सरकार भी कोई कोशिश नहीं करेगी चुनाव से पहले या 2025 से पहले मंदिर बन जाए? और दूसरा सवाल ये
जयंत सिन्हा ने अपने वाक्य की पुष्टि कर दी है सुबह ही, जब उनके ध्यान में आए कि इस तरह से उनके स्टेटमेंट को तोड़ा मरोड़ा गया है। जहाँ तक कि पूर्णिया भैया जी के स्टेटमेंट का संदर्भ और उस प्रश्न का विषय है, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, राम मंदिर के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी की संवैधानिक और संगठन की दृष्टि से प्रतिबद्धता पहले ही राष्ट्र को पता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मंदिर के मुद्दे पर पहले भी हर मंच से जब जब ये सवाल किया गया बोल चुके हैं। मैं क्योंकि कैबिनेट की मेंबर हूँ, इसलिए ये भी कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब उनसे ये सवाल किया गया तब संविधान की मर्यादा में रहकर किस प्रकार से भारत सरकार इस मुद्दे पर अपना कार्य करेगी, उस पर प्रधानमंत्री जी स्वयं बोल चुके हैं। और जहाँ तक भैया जी की टिप्पणी पर टिप्पणी करने का सवाल है, ये मंच भारतीय जनता पार्टी का है। प्रवक्ता होने के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी मैं ना करूं, उसी में संयम है, उसी में मर्यादा है। आप